ये बहुत गंभीर बात है। इतने हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, आखिर उसका अपराधी कौन है? उसके अपराधी वो लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन्होंने उनको वैक्सीन नहीं लगने दी। भाइयों बहनों, ये पापी हैं, ये अपराधी हैं। इनको इन अपराध की सजा मिलनी चाहिए, इनके इस पाप की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे बीच में से इतने लोगों को गुमराह करके वैक्सीन नहीं लगने दी। और इनकी सजा ये है कि आपका एक एक वोट आने वाली 14 फरवरी को, इनके जो विरोध की राजनीति है, जो वोटों की राजनीति है, आपका हर वोट इनको एक गहरी चोट करेगा। दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं बीच में, चुनाव का एजेंडा लेकर आ रहे हैं। 4.5 साल तक कोई दिखाई नहीं दी। आज केवल एजेंडा है तो केवल चुनाव एजेंडा है। वो क्या भी कहते हैं, हम 4 धाम के नाम से कुछ लॉन्च करते हैं। देवभूमि में हजारों काम होने हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में सबको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको 4 काम दिखाई दे रहे हैं और 4 कामों में से भी आपके नेता आते हैं जो लॉन्च करते हैं घोषणा पत्र, वही पत्रकारों को जवाब नहीं दे पाते हैं कि जिन राज्यों में आपकी कांग्रेस की सरकार है, क्या आपने जो ये लॉन्च किया है घोषणा पत्र, क्या उन राज्यों में आप ये काम कर पा रहे हैं? जो पंजाब में नहीं कर पा रहे, आप राजस्थान में नहीं कर पा रहे, आप छत्तीसगढ़ में नहीं कर पा रहे, आप महाराष्ट्र में नहीं कर पा रहे, तो आप उत्तराखंड में कैसे कर लेंगे? भाइयों बहनों, देवभूमि को आगे बढ़ाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आपके सामने से सड़क जा रही है, टनकपुर से खटीमा की सड़क, चकरपुर से होते हुए खटीमा की सड़क। आप देखिए कि 2014 से पहले इस सड़क का क्या हाल होता था। आप यहां से रुद्रपुर जाते थे, कई घंटों लग जाते थे। यहां से आप दिल्ली की तरफ जाते थे, रामपुर से रुद्रपुर की सड़क। आप रुद्रपुर से आगे जाते थे, काशीपुर होते हुए हरिद्वार जाते थे, देहरादून जाते थे। क्या हाल होता था? टनकपुर से आप पिथौरागढ़ जाते थे, किस प्रकार की सड़कें हुआ करती थी। ये कहने की बात नहीं है, ये केवल समझने की बात है कि भाइयों बहनों, जो सड़कों के क्षेत्र में हो, आज चाहे वो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज हमारे उत्तराखंड के अंदर एक एम्स ऋषिकेश में खुल गया और दूसरा एम्स हमारे यही उधम सिंह नगर में किच्छा में खुलने जा रहा है। रेल के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन चुकी है। 2024 तक 4 धाम को यात्रा करने वाले लोग ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक का रेल का सफर पूरा करेंगे, रेल से सफर करेंगे। और आने वाले समय में हमारा जो ये टनकपुर है, टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, इस रेल लाइन के लिए भी 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हल्द्वानी में कहा है कि ये हमारा संकल्प है कि 155 किलोमीटर की रेल लाइन ये बनाई जाएगी। ऐसे अनेकों कार्य मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई बहनों। कोरोना के समय में ये वैक्सीन जो बनी है, इस वैक्सीन को एक बार मुफ्त में दिया गया, दोबारा मुफ्त में दिया गया, पहली डोज मुफ्त में दी गई, दूसरी डोज मुफ्त में दी गई, जिसकी कीमत 1750 रुपए होती है, और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में दी जा रही है। भाइयों बहनों, ये हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जो हमारे गरीब लोग हैं, कोई भूखा न रहे, उनके लिए 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था हो। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मार्च 2022 तक प्रत्येक यूनिट में 5 किलो राशन देने की व्यवस्था भी भारत सरकार ने की है। ऐसे अनेकों कार्य भाइयों बहनों, आज आयुष्मान भारत योजना हो या आज हमारे बीच में उज्ज्वला योजना हो, चाहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
या स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाने की योजना हो, या किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि देने की बात हो, स्वामित्व योजना के माध्यम से चाहे जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान को भी स्वामित्व के दायरे में लाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए बहनों, खटीमा क्षेत्र में हामी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हामी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 महीने का शासनकाल, 5 महीने का ये सेवा का अवसर, आप सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मुख्य सेवक का काम दिया और मैंने इन 5 महीनों के कालखंड में एक एक पल, एक एक क्षण अगर कहीं लगाया तो केवल और केवल उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया। और इस कालखंड में 550 से भी अधिक फैसले लिए जो आप लोगों से मैं यहाँ से सीख कर गया था। आप सब लोगों ने जो मुझे यहाँ से सेवा का अवसर प्रदान किया था, और केवल ये फैसले ही नहीं लिए हैं, इन सारे फैसलों को धरातल पर उतारा है। आज कोई सेक्टर नहीं छोड़ा। आज आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ हो तो वो लंबे समय से मांग कर रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। हमारी आशा बहनें कह रही थी हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। भोजन माताएं कह रही थी हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। पीआरडी के जवान हमसे कह रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमने पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ाया। भाइयों बहनों, उपनल के कर्मचारी कह रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमने उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, ये हमारी खटीमा की भूमि उत्तराखंड के आंदोलन की जननी है। यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने का काम हमने अपनी सरकार में इस बार किया है। इसी के साथ उनकी पेंशन बढ़ाने का काम, जो 3100 पेंशन मिलती थी उनको 4500 करने का काम, और जो 5100 मिलती थी उसको 6000 करने का निर्णय भी आपकी सरकार ने लिया। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हमारे ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। ग्राम प्रधान है, उप प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, सारे लोगों को जो त्रिस्तरीय पंचायत में काम करते हैं उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, उनका प्रोत्साहन होना चाहिए, क्योंकि हमारी पंचायतें मजबूत होनी चाहिए। इसकी अवधारणा को लेकर हमने काम किया है। भाइयों बहनों, वृद्धावस्था पेंशन पहले घर में केवल एक को मिलती थी। विकलांग पेंशन कम थी, 1200 रुपए मिलती थी। विधवावस्था की पेंशन कम मिलती थी। हमने तीनों पेंशनों को बढ़ा दिया और 1500 रुपए कर दिया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ पहले पेंशन केवल एक को मिलती थी। 2 बुजुर्ग थे तो घर में झगड़ा होता था। क्यों जोशी जी? झगड़ा होता था कि जो है पेंशन कौन लेगा। हमने कहा आप झगड़ा नहीं होने देंगे, और ये पेंशन अब हमने दोनों के लिए कर दी है। ऐसे अनेकों कार्य किए हैं भाई बहनों। खटीमा क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है, और मेरे मन में बचपन से एक कल्पना रहती थी। मैं सोचता था शुरू से, जब मैं छोटा था, स्कूल पढ़ने गया था, मैं लखनऊ जाता था तो मैं सोचता था कि यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, ये मेरे खटीमा में क्यों नहीं है? मेरे खटीमा में कब होंगी? आप सबके आशीर्वाद से मुझे आप सब लोगों ने अवसर प्रदान किया, और मैंने कोशिश करी यहाँ पर कि हमारा ये खटीमा क्षेत्र, एक तो शिक्षा के लिए हमारे किसी भी बच्चे को, किसी बेटी बेटे को आप बाहर न जाना पड़े, अधिकांश शिक्षा की व्यवस्था उनकी खटीमा में हो जाए। आईटीआई नहीं होता था, आईटीआई खुल गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं होता था, सेंटर स्कूल खुल गया।
यहाँ पर हमारे जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय एकलव्य विद्यालय खुल गया। महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में बीकॉम नहीं होता था, बीकॉम खुल गया। एमकॉम नहीं होता था, एमकॉम खुल गया। बीएड की कक्षाएं नहीं चलती थी, बीएड की कक्षाएं चलने लगी। बिल्डिंग नहीं होती थी, बिल्डिंग बन गई। आप लोग बाईपास की मांग लंबे समय से कर रहे थे, क्यों रमता? आज देखो बाईपास भी हमारा जो है बन गया है लगभग। और बड़ी महाभारत थी। बाईपास बनना आसान काम नहीं था। सब कहते थे कि बाईपास तो बन ही नहीं सकता। भारत माता की, भारत माता की। हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्यमंत्री कैसा हो? आपके बगल में बाईपास बनना तो बड़ी महाभारत थी। आप सबके आशीर्वाद से जमीनों का भी सेटलमेंट हो गया। किसी की जमीन भी नहीं लूटी गई। ये काम हम करते भी नहीं है। ये काम जो करते हैं वो आपसे कहते हैं कि जो है कि यहाँ जमीनें लूट जाएंगी, वहाँ कहते हैं 370 लागू हो जाएगी। ये काम हमारा नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर विश्वास करते हैं। इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हैं। और मैं लंबे समय से कहता था कि हम यहाँ खटीमा में स्टेडियम बनाएंगे, ये वन चेतना मैदान में स्टेडियम बनाएंगे। तो लोग कहते थे अरे यहाँ कैसे स्टेडियम बन जाएगा, ये तो वन विभाग की जमीन है, बन ही नहीं सकता। आज बन गया। आज 17 करोड़ रुपए आप सबके आशीर्वाद से यही पर आपका बड़ा मल्टीप्लेक्स स्टेडियम यहाँ पर बनने जा रहा है। हमारा बनखंडी महादेव का मंदिर, उसके सौंदर्यीकरण के लिए अभी फिर से यहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि जारी हो गई। हमारा बगल में शारदा घाट है लालकोठी का, शारदा घाट बनने की स्वीकृति प्रदान हो गई है। झनकैया का मेला लगता है, वहां पर घाट बनेगा। खटीमा की तरफ आप जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि शहर के अंदर पूरी लाइटें लगी है दिन रात में। आने वाले समय में वो लाइटें इधर को भी बढ़ने वाली है, उसको आगे तक प्रस्तावित कर दिया है। भारतमाला में जो भारतमाला हमारा प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी जी आए थे, ये चकरपुर से बगिया घाट होते हुए श्रीपुर, बिछुआ और ड्यूरी होते हुए यहाँ तक धनकट तक का रिंग रोड जो है ये स्वीकृत हो गया है भारतमाला प्रोजेक्ट में। ये डबल रिंग रोड बनेगा। और इधर से गंदा सेंटर से पचौरिया होते हुए लालकोठी से लोहिया नगरा तराई और किनारे किनारे घूमते हुए झनकैया से लेकर मुडेली और मुडेली चौराहे से 17 मील से नौसर होते हुए प्रतापपुर होते हुए नानक सागर कॉलोनी तक कुल 54 किलोमीटर का ये रोड भारतमाला प्रोजेक्ट में स्वीकृत हो गया है। हमारे सैनिक भाइयों के लिए यहाँ पर सीएसडी कैंटीन खुल गई है। और जब मैं सीएसडी कैंटीन की बात करता था तब भी लोग कहते थे, क्या कहते थे, अरे फालतू की बात है, कहाँ बन सकता है। विकास तुझे पता नहीं है, कहते कहाँ बन पाएगी कैंटीन, कहाँ है सेंटर स्कूल कैसे खुल सकता है। आप सबके आशीर्वाद से यहाँ सेंटर स्कूल भी खुल गया और यहाँ पर सीएसडी कैंटीन भी बन गई है। और केवल कैंटीन ही नहीं खुली है, अभी तो हमने उसको सरकारी अस्पताल में खोला है। 7 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हो गए हैं, जहाँ पर सैनिक मिलन केंद्र भी बनेगा और कैंटीन भी बनेगी। भारत माता की, भारत माता की। 100 बेड का हॉस्पिटल अब 100 बेड का नहीं, अब वो 300 बेड का बनने जा रहा है। 300 बेड का बनेगा, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। अगर 200 लोग 300 लोग भी एडमिट होंगे तो किसी को कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वहीं पर ऑक्सीजन पैदा होगी। उसका ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। 1000 एलपीएम का 1 मीटर में 1000 लीटर ऑक्सीजन बनेगी। बस अड्डे के बारे में आप लोग यहाँ से जाते थे तो बीच में बस अड्डा होता था, वहाँ जाम लगता था।
तमाम प्रकार की दिक्कतें होती थी। हमने कहा कि अब बस अड्डा भी हमारा बेहतरीन बनेगा और बस अड्डे के लिए भी 14 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। बस अड्डे का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे अनेकों कार्य। हामी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हामी तुम संघर्ष करो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? पुष्कर सिंह धामी जैसा। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? पुष्कर सिंह धामी जैसा। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? पुष्कर सिंह धामी जैसा। भारत माता की, भारत माता की। पूरे देश भर में जाने के लिए हमने भारत सरकार से मांग करी है कि हमारे टनकपुर से, हमारे खटीमा से, चकरपुर से जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन दिल्ली के लिए भी चले, वो ट्रेन लखनऊ के लिए भी चले, वो ट्रेन देहरादून के लिए भी चले। आने वाले समय में वो ट्रेन हमारी बम्बई और मद्रास और कलकत्ता और हमारे अमृतसर के लिए भी चले, गोरखपुर के लिए भी चले। और एक ट्रेन हमने कहा है स्पेशल यहाँ से अयोध्या के लिए भी चले, जिससे कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, आने वाले समय में आप सब लोग, जब भगवान रामलला टेंट में रहते थे, किसी ने उनकी परवाह नहीं करी, तमाम सरकारें आई और चली गई, वहां भी आज भव्य राम मंदिर बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। काशी का मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, केदार बाबा में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, बद्रीनाथ का काम चल रहा है, और हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों को एक मानस खंड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उन सारे मंदिरों को विकसित किया जाएगा भाइयों बहनों, ऑल वेदर रोडों के माध्यम से। आने वाले समय में आप यहां से खटीमा से, चकरपुर से सीधे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटे काम तो इतने हैं कि मेरे को खुद याद है, हर गली के बारे में, हर गांव के बारे में। मैं देख रहा हूं कि बहुत ठंड हो गई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपसे कि मैंने तो आपके पास अब की बार का जो चुनाव है, ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में, एक वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उनके साथ प्रदेश में आपका ये भाई, आपका ये बेटा। हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम मंदिरों के लिए काम कर रहे हैं, हम धार्मिक स्थलों के लिए काम कर रहे हैं, सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, हवाई अड्डा बना रहे हैं, रेल की नई लाइनें चला रहे हैं, गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए काम कर रहे हैं, घाट भी बना रहे हैं, गौ माता के लिए गौशाला भी बना रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं। ये काम करने वाले लोग हैं, आपने जिनको सेवा का अवसर दिया है, हम काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, उन तक शासन पहुंचे, सरकार पहुंचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सेवा करने का, सत्ता को हमने सेवा का माध्यम बनाया है। एक तरफ काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कारनामे करने वाले लोग हैं। अपने समय में उन्होंने, आप उनसे पूछ लेंगे, कभी आपके बीच में आएंगे, आप उनसे कभी पूछ लें कि भाई पुष्कर सिंह धामी आया था, उसने तो ये 50 सैकड़ों हजारों काम गिना दिए, क्या आपने भी कोई एक काम किया है? सिवाय खड़वाट में जाओगे तो कहोगे कि तुम्हारी जमीनें पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा तो सारी छिनवा देगा, और इधर आओगे तो कहेगा कि अरे उन बच्चों के लिए तो स्कूल खुलवा दिया,
तुम्हारे लिए क्या किया? उधर सरदारों में जाएंगे तो कहेंगे उधर की तरफ तो बहुत काम कर दिया, इस रोड के इस पार को पुष्कर सिंह धामी ने सबको चमका दिया। तुम्हारे यहाँ क्या किया? उधर पूर्व में जाएंगे तो दूसरी बात करेंगे, घोटिया में जाएंगे तो कहेंगे मैं ही हूं तुम्हारा, मेरी पार्टी तुम्हारी है, आप मुझे वोट नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगी, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो तुम लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। और उनके नेता कहते हैं हम कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, देवालय बनाएंगे, शिवालय बनाएंगे। और वो जानते हो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कल कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। इनके लिए देश पहले नहीं है, इनके लिए समाज पहले नहीं है, इनके लिए प्रदेश का हित भी पहले नहीं है, इनके लिए सबसे पहले है तो वोट है। और इन्होंने वोट को लेने के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं। 60 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी इस पार्टी ने कभी देश की सीमाओं के बारे में कोई चिंता नहीं की, देश के गरीब के बारे में कोई चिंता नहीं की, देश के सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, उसके लिए कभी कोई काम नहीं किया। जो काम हमेशा करते थे वो काम आज भी कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों पूछा था, हमने कहा भाई हमारे जितने त्योहार हैं, विकास है, दीपावली है, भैया दूज है, रक्षाबंधन है, हमारा छठ पर्व है, महापर्व है, इन सब पर छुट्टी होनी चाहिए। और हमने छुट्टी कर भी दी। मैंने छुट्टी करी तो मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। अरे मैंने कहा भाई मैंने इन त्योहारों पर छुट्टी करी है जिसमें बहन भाई के घर जाती है, भाई बहन के घर जाता है, सब माताएं बहनें त्योहार मनाती हैं, और आप छुट्टी का की कर रहे हैं? आप छुट्टी उस दिन की कर रहे हैं जिस दिन आप लोग जानते हैं किसके लिए कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों ये हमने अस्पताल बनाया है, क्या एक जाति के लोग जाएंगे क्या? हमने आज सेंटर स्कूल खोला, क्या एक जाति के लोग जाएंगे क्या? सब जाएंगे, यहाँ हमने शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया है, सब जाएंगे। लालकोठी शारदा घाट उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहाँ हमने लिख रखा है कि ये लोग आएंगे, ये नहीं आएंगे, फलवाट के लोग नहीं आएंगे, ये पर्वती लोग नहीं आएंगे, सरदार नहीं आएंगे, पूर्व वाले नहीं आएंगे, बंगाली नहीं आएंगे। ये पॉलिटेक्निक खोला है, ये ITI खोला है, ये महाविद्यालय खोला है, ये अस्पताल खोला है, ये बस अड्डा खोल रहे हैं, यहाँ पर स्टेडियम बना रहे हैं। तो क्या किसी एक जाति के लिए खोला है क्या? हमारा एक खटीमा आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। आज हमारे सब खटीमा की लड़ाई है। भारत माता की जय। खटीमा को हमने इस कोरोना महामारी के दौरान हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हो, उनके लिए हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमने परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, हमारे महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, सारे लोगों को, सबको हमने पैकेज दिया जिससे कि सब लोगों का काम चले। कोई क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा है, किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। अभी मैं आज से 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी जैसा हो, 2 दिन पहले मैं अभी द्वाराहाट में गया था। और द्वाराहाट में जब मैं गया तो मैं ऐसे ही, क्योंकि आजकल बड़ी सभाएं नहीं हो रही, तो मैं एक जगह दुकान में चला गया, एक बुजुर्ग मुझे मिल गए। मैंने उनसे कहा बाबूजी आप हमारे पार्टी को आशीर्वाद दे दीजिए, ये हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद दे दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दे दीजिए।
बोले बेटा पूरा आशीर्वाद है, तुमने 5 महीने में काम बहुत अच्छा किया। बोले लेकिन बोले बेटा तुम्हें समय कम मिला। बोले समय कम मिला। मैंने कहा बाबा आपके आशीर्वाद से जो समय मिला था मैंने कोशिश करी कि उसका एक एक पल और एक एक क्षण उसका उपयोग करूं। मैं आज आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं और आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूं। मैंने कहा मेरी पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे 5 महीने का समय दिया, जो समय बचा था वो समय दिया। मैं आपसे पूरे 5 साल मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे 5 साल दीजिए। हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है, श्रेष्ठ राज्य बनाना है। हर क्षेत्र में हमारा राज्य आगे बढ़े, रोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, कृषि बागवानी के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने। यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, यहाँ पलायन समाप्त हो, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो, हमारी माताओं बहनों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उसको लेकर बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। अगले 10 सालों का रोड मैप तैयार किया हुआ है। हमने सारे विभागों से कहा है कि आप 10 सालों का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर लाइए, एक रोड मैप बना के लाइए। हमने विचारों की श्रृंखला आयोजित की है। उन विचारों की श्रृंखला के माध्यम से हम उत्तराखंड आने वाले समय में कैसे हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनेगा, उस आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में आया हूं क्योंकि काफी देर हो गई बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं कई घंटों तक भी आपके बीच में आता हूं तो मैं भूल ही जाता हूं कि समय कितना है। वैसे आजकल मैंने तय किया है कि किसी भी सभा में 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता हूं। अगर उससे ज्यादा बोलूंगा तो एक दिन में 6-7 जगह जाना होता है। आधा 1 घंटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगता है और 5 बजे के बाद कई बार हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता है। इसलिए मैं जाता हूं और सबसे केवल आशीर्वाद मांगता हूं। लेकिन मुझे लगा कि आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतने ठंड में और यहाँ पर इतने उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ और जोश में यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरे को भी जोश आ गया। हालांकि आप सोच सकते हैं कि जो सवेरे 6 बजे से चल रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोगों ने शायद टेलीविजन के अगर मेरे इंटरव्यू देखे हो तो सारे इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछ रहे हैं आजकल, कह रहे हैं आप उत्तराखंड के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर जा रहे हैं लेकिन आप खटीमा नहीं जा रहे हैं। तो मैंने जानते हो उनसे क्या कहा है? मैंने कहा खटीमा क्षेत्र की जनता ने, वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने, वहाँ की माताओं बहनों ने, वहाँ के नौजवानों ने और वहाँ के बच्चों ने मुझे लगातार उस क्षेत्र से सेवा का अवसर प्रदान किया है। और तब किया है जब उन्होंने मुझे जांचा भी नहीं था, परखा भी नहीं था, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, तब भी उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैंने कहा इस बार मैंने खटीमा क्षेत्र की जनता से अपने अधिकार पूर्वक कहा है कि मैं पूरे उत्तराखंड का चुनाव लड़ाऊंगा, पूरे उत्तराखंड के चुनाव को जिताऊंगा। खटीमा के चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी खटीमा क्षेत्र की जनता की है। बताइए है कि नहीं है? जीतेगा भाई, जीतेगा उसका भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा उसका भाई, जीतेगा भाइयों बहनों, अब 14 तारीख दूर नहीं है। अब जितना जोर है आप लोग लगा दीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं देखते हुए आ रहा हूँ, आप लोग मुझे जिता तो रहे ही हो, क्योंकि मैं नहीं जीत रहा हूँ, ये आप लोग जीत रहे हैं। मैं नहीं जीत रहा हूँ, पूरा खटीमा जीत रहा है। खटीमा की एक एक माता बहन जीत रही है, एक एक बड़ा बुजुर्ग जीत रहे हैं, एक एक हमारे नौजवान जीत रहे हैं, हमारे सारे बच्चे जीत रहे हैं।
खटीमा क्षेत्र की जनता ये चुनाव लड़ रही है, इससे खटीमा क्षेत्र की जनता जीतने जा रही है। सारी खटीमा की लेकिन अंतर इतना होना चाहिए, अंतर इतना होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी पता लगना चाहिए कि बीच में प्रश्न खड़ा हुआ था कि मुझे खटीमा क्षेत्र से चुनाव में खड़ा होना है कि नहीं होना है। आप लोगों के मन में भी संशय था, पार्टी के मन में भी संशय था। वो सोचते थे कि मैं खटीमा से खड़ा हूं कि न हूं। मेरे सामने प्रस्ताव भी आया कि आप कोई सुरक्षित सीट पर चले जाइए, जहां आपको ज्यादा प्रचार करने की जरूरत न पड़े, ज्यादा जाने की जरूरत न पड़े। आप पर्चा दाखिल कर दीजिए और उसके बाद सीधे सर्टिफिकेट लेने जाना। लेकिन मैंने कहा भाइयों बहनों नहीं, मैं अगर चुनाव में जाऊंगा, मैंने कहा बाकी पार्टी हाईकमान की इच्छा है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अपनी भावना से अवगत कराया कि मैं अपनी कर्म भूमि खटीमा से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। और ये भरोसा मुझे, क्योंकि आपका जो समर्थन है, जो आपका आशीर्वाद है, उसके आधार पर मैंने लिया भाइयों बहनों। मैंने कोई जोखिम नहीं लिया, मुझे पूरा विश्वास था। और मैं देख रहा हूं, आज अभी मैं प्रतापपुर में था, आप लोगों के बीच में आया हूं। अभी 2 दिन में 3 दिन पहले यहां रहकर गया हूं। जिस प्रकार से मैं देख रहा था गांव में, रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक लोग खड़े थे, उससे मुझे लगा कि मैंने जो निर्णय किया है वो बिल्कुल एकदम सही किया है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मजबूती प्रदान करेगा। आपका एक एक वोट आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को एक ऊर्जा देगा कि अब नई ऊर्जा के साथ फिर से काम करो, उत्तराखंड को आगे बढ़ाओ। मैं आप सबसे यही निवेदन करते हुए कि 14 फरवरी के दिन अभी से बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। सब लोगों ने अभी से बहुत गंभीरता से सारे वोट अपने आने चाहिए, सारे वोट बाहर निकलने चाहिए। आस पास के, पड़ोस के, नातेदारों के, रिश्तेदारों के, जानने वालों के, पहचानने वालों के लिए सबको बाहर निकालना है और सबको 14 फरवरी के दिन कमल वाला बटन दबाना है। और वो बटन इतना दबाना है, शाम तक इतने लोग उस बटन को दबाते रहे, दबाते रहे, दबाते रहे, शाम तक वो बटन अंदर चला जाए। जब और जब एक सेना 4 से पुष्कर धामी जैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। और 10 मार्च को, जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 मार्च को जब रिजल्ट निकले, 10 मार्च को जब रिजल्ट निकले, जब ईवीएम की मशीनें खुले, तो भाइयों बहनों सारे काम जो मैंने कहे हैं ना, वो तो कुछ तो हो चुके हैं, कुछ काम होने हैं। और वो काम कैसे होंगे? जब लक्ष्मी जी आएंगी। और लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? न वो साइकिल में आएंगी, न हाथी में आएंगी, न झाड़ू में आएंगी, और हाथ के काले पंजे पर तो बिल्कुल नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी कमल के फूल में बैठकर आएंगी। और लक्ष्मी जी आएंगी, कमल की लड़ियां लगेंगी, कमल की झड़ियां लगेंगी। और 10 मार्च को उत्तराखंड के अंदर नई सरकार बनेगी और वो सरकार हमारे पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी, हमारे खटीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी, हर दृष्टि से हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने वाली सरकार होगी। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका मैं पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से मैं देख रहा हूं, पूरे क्षेत्र से
जगह जगह से सब लोग आए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत।